अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राजा इब्रार अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हर हफ्ते हम आपकी एक अजीम शख्सियत से मुलाकात लाजमी करवाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं चकवाल की अजीम सियासी और समाजी शख्सियत, दिफाई कामों में पेश हैं, शहंशाह समाजियात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चेयरमैन चौधरी मोहम्मद तारिक नवाज साहब। चेयरमैन साहब, मैं आपको वेलकम करूंगा। जी मोस्ट वेलकम। चेयरमैन चौधरी मोहम्मद तारिक नवाज साहब, आप हमें बताइए कि आपकी जो इब्तदाई तालीम है आपने वो कहाँ से हासिल की, किस स्कूल में पढ़ा और किस कॉलेज में गए? जी जनाब। जी राय साहब, इब्तदाई तालीम हमारे गांव कोट अब्दाल के साथ ही मलिका गांव है, मोरा कोट चिशम। प्राइमरी तक मैंने वहाँ तालीम हासिल की है, क्योंकि वो प्राइमरी ऐसा था यहाँ। फिर मिडिल मैंने दिदवाल स्कूल में हासिल की। दिदवाल के बाद फिर जो है वो चकवाल स्कूल में चले गए और फिर कॉलेज में, यानी तालीम का ये स्टेप बाय स्टेप जो निज़ाम था वो चलता गया। और अच्छा चौधरी साहब, इसमें चकवाल जो स्कूल है आपका, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 है या इस्लामिया स्कूल है? जी जनाब। जी, गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1। राइट सर। अच्छा चौधरी साहब, मुझे बताइए कि जब आपने कॉलेज में आपने तालीम हासिल की तो वहाँ बड़े लीडर थे, हीरो थे वहाँ के, और आप एक ग्रुप लीडर भी थे, एक जमात को भी आप चला रहे थे। तो आपके अंदर कायदाना सलाहियत तो शुरू से मौजूद थी अबौदाद से, लेकिन आप हमें बताइए कि लोगों का इंटरेस्ट आप में कितना था और किस बिहाफ पे आप लीडर बने और ज्यादा फोर्स किसने किया? जी जनाब। जी राय साहब, जो लीडर बनते हैं ना स्कूल कॉलेज से, कुछ सलाहियत उनके अंदर होती है, कुछ लोगों की प्यार मोहब्बत होता है, उसका होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्त अहबाब और जो क्लास फेलोज थे काफ़ी मुझे लाइक करते थे, यानी ये समझ लें कि डब से लेकर मलयाल मुगलों तक जितने गांव आते हैं, इधर के ज़्यादा लोग आते थे वो स्कूल कॉलेज में, तो उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट दी मुझे और मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया, जिस वजह से मैं कॉलेज में भी कामयाब रहा और अल्हम्दुलिल्लाह के सियासत में मैं पेश रहा और काफ़ी कामयाबी में मैंने। जी चौधरी साहब, आप हमें बताइए, नाज़रीन जो जानना चाहते हैं कि आप माशाल्लाह कबड्डी के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं, कबड्डी में आपने बड़ा नाम कमाया है और बड़े अच्छे की आपने धुलाई भी की है। तो हमें बताइए कि कबड्डी का शौक कैसे पैदा हुआ और इसके अलावा आप कितनी स्पोर्ट्स खेलना जानते हैं? जी जनाब। जी राय साहब, वो इस तरह के स्कूल के ज़माने में कबड्डी का शौक था, तो दिदवाल स्कूल में तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह के हीरो बन के निकला। वो इस तरह के मेरा ख्याल है कि जितना अरसा वहाँ मैंने कबड्डी खेली है ना, किसी शख्स ने ना, कबड्डी में पेज 2 होते हैं, तो किसी शख्स ने मुझे पकड़ा नहीं है, यानी इतनी मेरी स्पीड होती थी, इतनी यानी मेरी प्रैक्टिस और मुझे तजर्बा था। तो टीचर, दोस्त, जो स्टूडेंट थे वो काफ़ी लाइक करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आज तक रिकॉर्ड मौजूद है मेरा कि तारिक नवाज साहब जो है ना बहुत अच्छी कबड्डी के खिलाड़ी थे, वो रिकॉर्ड मौजूद है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा तारिक साहब, आप हमें बताइएगा कि आपने अमली तौर पर सियासत में कदम तो आपने अवाइल उम्र से रख दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली आपने जनरल काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा और फिर जीता। तो वो जरा थोड़ा सा हमसे डिस्कस कीजिएगा कि आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा, सियासत कैसी लगी और इसमें कितनी भाग दौड़ आपने की? जी जनाब। राय साहब, जो ये सियासत होती है ना, इसमें जो कंडक्ट होता है ये अवाम और उस बंदे का आपस में होता है। जितना आप लोगों के साथ रिस्पेक्ट करेंगे, जितना उनके करीब रहेंगे, वो आपको करीब लाएंगे और आपको वो जिताएंगे भी, रिस्पेक्ट करेंगे और सारी हेल्प आपकी वही लोग करते हैं। अकेला बंदा कोई नहीं है सियासत में जब तक अवाम साथ ना हो। अवाम ने हमेशा मेरा साथ दिया है, इलेक्शन कोई जीता है कोई हारा है, लेकिन फिर भी वोट जिधर से भी लिए हैं मैंने ठीक लिए हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन एक शख्सियत चकवाल प्लस पर। नाज़रीन, हमसे जुड़े रहिए। वी आर लाइव बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक, वी आर लाइव बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम, चेयरमैन मोहम्मद तारक नवाज साहब कोठा अब्दाल से। चेयरमैन मोहम्मद तारक नवाज साहब, आप हमें बताइए कि आपने जनरल काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, जीता, आप विक्टोरियस रहे, कॉलेज में आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कायदाना सलाहियतों का मुजाहिरा किया, PYO के हेड रहे। अभी हमें बताइए कि आपने सियासी तौर पे किस जमात को चुना और आपके सियासी तौर पे पसंदीदा लीडर कौन थे? जी जनाब। राज साहब, सच्ची बात तो ये है कि इस प्रोसेस के बाद जो है ना, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड रहा हूँ और काफ़ी जो है ना उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट किया है, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर जब नुसरत भुट्टो साहबा ने पीपल पार्टी की बुनियाद रखी थी, वहाँ से हमारे जो बहुत बुजुर्गों के दोस्त थे अब्बा जी के, अब्दुल्ला बलोच, वहाँ से हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर चलता रहा। सर प्लीज अपने वालिद साहब का नाम भी बता दीजिएगा। जी, मेरे वालिद साहब चौधरी हक नवाज मरहूम, जो कि बहुत बड़ी शख्सियत थे और उनका एक नाम था और उन्होंने सारी ज़िंदगी कराची में मुलाजमत की है, तो अच्छा नाम कमाया है वहाँ। तो अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत में जगह दे, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, तो अल्लाह पाक के निज़ाम है। अच्छा चौधरी साहब, इसमें आपके पसंदीदा लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं। जी जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के चंद कारनामे ऐसे थे, काफ़ी लोग पसंद करते थे। फिर पार्टियों, हर पार्टी के लोग होते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनका अपना एक सिस्टम है। लेकिन मैं कम से कम अपने हवाले से ये कह रहा हूँ कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। जी बिल्कुल, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर थे, अल्लाह उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। और चौधरी मोहम्मद तारक नवाज साहब, आप हमें बताइए कि आप चेयरमैन ज़कात कमेटी रहे हैं और एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, चार दफ़ा भी नहीं, पाँच दफ़ा रहे हैं। तो नाज़रीन, इससे ये साबित होता है कि इंतहाई ईमानदार, नेक सीरत और साफ शख्सियत हैं कि इनका बार बार सिलेक्शन की गई है इतनी बड़ी पोस्ट पर। तो जनाब ज़रा चेयरमैनी के हवाले से बताइए, ज़कात कमेटी के हवाले से। जी जनाब। राय साहब, ये ज़कात कमेटी का चेयरमैन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ईमानदारी का इसमें होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह ये होती है कि ज़कात का पैसा जो है, आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि एक पैसा भी जो उससे लेता है वो बड़ा नुकसानदेह चीज़ होती है। जी बिल्कुल, पेट में दोज़ख का अंगार भरने वाली बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रहा हूँ, जितनी बेवा गरीब औरतें, माइयाँ, बहनें जो भी लेती थी जी, तो वो उनको मैं इतनी तकलीफ भी नहीं देता था कि उनको अपनी जेब पॉकेट से मैं दे के खर्चा, आज तक वो रवायत मौजूद है, तो उनको मैं कोई तकलीफ नहीं होने देता था। अभी तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, के जब आता है मैसेज और उनको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन इससे पहले जो है ना, वो चेक देते थे, हम उनके साथ जाना, यानी काफ़ी मेरी मेहनत है और ये अल्लाह की अदालत में भी इंशाल्लाह इसका कोई सिला मुझे मिलेगा। अच्छा सर, इसके हट के भी आपके वालिद मरहूम जो हक नवाज साहब हैं, चौधरी साहब बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं और पूरे कोठा अब्दाल में उनका नाम बड़े इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। चकवाल तहसील में उनका बड़ा नाम है और माशाल्लाह रिफाई कामों में वो पेश रहे हैं। फिर उन्हीं के निज़ाम को लेकर आप चल रहे हैं और आज आपका भी बहुत बड़ा नाम है रिफाई कामों में। अल्लाह के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको अल्लाह के बंदों से प्यार होगा। तो चौधरी साहब, आप अल्लाह के बंदे हैं और हमें आपसे प्यार है, तो आप अल्लाह के बंदों से जो प्यार का सिलसिला है, ज़रा वो थोड़ा सा हमारे साथ डिस्कस कीजिए और थोड़ा इस पे रोशनी डालते हैं। जी जनाब। राय साहब, ये बड़ा लंबी कहानी है। जो लोगों खल्के मखलूक से प्यार करता है जी, उसको वो अल्लाह पाक के नज़दीक होता है। बेशक अगर खलूसी नीयत से खिदमत की जाए ना, तो वो नज़र भी आती है और लोग भी नाम लेते हैं। उस हवाले से हमारे बाबा जी शाह वली खान
یہاں سے گزرے ہیں، ان کا چوک بھی میں نے بنایا، ان کے نام رکھا ہے ماشاءاللہ۔ تو شاہ ولی خان کے بعد پھر یہ 3 بھائی تھے، والد صاحب کی بھی کافی محنت تھی، تینوں بھائیوں نے کافی خدمت کی ہے اس گاؤں کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے لوگوں کو بھرتی کرایا ہے، رزق روزی کا ذریعہ بنایا ہے۔ آج تک بھی لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب نے بہت بڑے احسانات ہم پہ کیے ہیں، جو مجھے سن کر خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، تو اس حوالے سے مجھے بھی پھر شوق لگا جی، تو میں نے بھی جو ہے نا ان کا جو سلسلہ تھا یہاں سے کٹا، پھر میں نے شروع کر دیا۔ میں بھی اپنی ایمانداری سے جو بھی اللہ پاک مجھے توفیق دے رہا ہے، میں بھی خدمت کے حوالے سے بہت پیش ہوں، لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ کسی کو بھی آدھی رات میں بھی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، دور دراز گاؤں سے لوگ میرے پاس آتے ہیں جی، بالکل، کہ چلو جی چاول صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، ہماری مشکل بنی ہے وہ حل کرا دیں گے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا جو مسئلہ ہے جائز طریقے کا، ناجائز میں میں نہیں داخل ہوتا۔ تو یہ میری روایت بھی ہے، میرے یار دوست بھی، میرا علاقہ بھی اسی حوالے سے مجھے جانتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آئندہ بھی ایسی توفیق دے کہ میں اچھے کام کروں اور جائز کاموں کی، اور جن کے ساتھ ناجائز ہوا ہے ان کی ہیلپ کروں۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ رب سے تجارت ہے دفاعی کاموں میں، اور جو کام اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے اس کو بار بار ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودھری صاحب ماشاءاللہ سے بیواؤں کے سر کے تاج ہیں، ان کے سر کا سایہ ہیں، یتیم و مساکین کی مدد میں پیش ہیں، اور یہاں پر بہت سارے ایسے نادار، مفلس اور غریب لوگ جن کی باقاعدہ طور پہ انہوں نے معاونت کی ہے، تھانے کچہریوں میں، عدالتوں میں، اپنے جیب خرچ سے لوگوں کو فعال بنایا ہے، لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، لوگوں کو مشعل راہ دی ہے، اور نوجوان بچوں کو اچھی پوسٹوں پہ بھرتی کرایا ہے، اور اپنے علاقے کے لیے ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے ہیں۔ تو میں چوہدری صاحب اب ذرا آپ کے علاقے کی طرف آتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیے، ماشاءاللہ جب سے آپ یہاں پر ایکٹیو ہیں، اور آپ کے دور کے اندر آپ نے یہاں سڑکوں کے جال بچھانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، گاؤں کو اپ گریڈ کیا ہے، یہاں پر بہت ساری چیزیں نہیں تھیں، اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا خاص تعلیم تھی اور کہاں کہاں اپنے ترقی اور خوشحالی کے کام کروائے۔ جی جناب۔ راج صاحب، یہ ہمارا گاؤں بہت پسماندہ تھا، تو جب سے سیاست میں آیا ہوں، ظاہر ہے میں خود کوئی چیز نہیں ہوں، ظاہر ہے ہمارے لیڈران ان سے ریکویسٹ کرتے تھے ہم کہ ہمارے گاؤں کی یہ پوزیشن ہے، ہم بہت تکلیف میں ہیں۔ ماشاءاللہ جو لیڈران ہیں ہمارے، سب سے زیادہ جو میں پسندیدہ شخصیت ہیں اس وقت راجہ بر رشید صاحب نے جی، ہمارے دوست ہیں، ان کے حوالے سے بہت قریب ہوئے، اور انہوں نے میری بات سنی اور اس حوالے سے بہت زیادہ یہاں کام کروائے ہیں۔ گلیاں کوچے اس وقت کی بنی ہوئی ہیں جو آج تک ٹوٹی نہیں ہے۔ اس میں جو ٹھیکیدار آئے تھے ان کو میں نے بٹھا کے سمجھایا کہ ایمانداری سے کام کرنا ہے، کوئی اس میں نہ آپ سے کمپرومائز نہیں کروں گا، اور وہی باتیں آج سامنے آ رہی ہیں کہ جو سڑکیں بنتی ہیں پیچھے وہ ٹوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن میری یہاں تک جی ترقیاتی کام کرائے ہیں کسی سیاسی حوالے سے، کسی منسٹر کے حوالے سے، اپنے لیڈر کے حوالے سے۔ میں خود تو میری بنیاد نہیں تھی نا، انہی کے حوالے سے میں نے کرنا تھا جی جی، انہوں نے ذمہ داریاں مجھے سونپی اور میں نے ایمانداری سے کام کروائے، اور آج تک سڑکیں میری ٹوٹی نہیں ہیں، اور شکر الحمدللہ میں سرخرو ہوں بنوا کے، اور وہ اس میں کامیاب ہوں۔ زبردست زبردست جناب۔ اچھا ناظرین، یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ We are live back after the short break۔ جیسا ماشاءاللہ آپ چکوال کی بہت بڑی شخصیت ہیں اور بڑا نام کمایا ہے آپ نے۔ آپ ہمیں بتائیے، سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، فلاحی کارکن بھی ہیں، ایک لیڈر ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ابروڈ میں کتنے ممالک میں آپ گئے، اور آپ کو کیا ڈفرنس نظر آیا چکوال میں، پاکستان میں اور دیگر ممالک کی جو شہریت ہے ان دونوں کنٹریز کے اندر؟ جی جناب۔ جی راج صاحب، ماشاءاللہ آپ نے یہ سوال بھی بہت اچھا اور پرانی یادیں تازہ کرانے کے لیے کیا ہے۔ تو میں تقریباً
10 سے 12 سال سعودی عرب کا ایک دارالخلافہ تھا پہلے، یا ابھی بھی ہے، طائف میں وہیں ٹائم گزارا ہے۔ ایک میرے بھائی، بڑے پیارے بھائی تھے، ہم نام تھے طارق محمود صاحب، انہوں نے مجھے وہاں بلایا تھا، تو میں نے بھی اچھا ٹائم وہاں گزارا ایز اے ادھر سیلز مین اور مینیجر بھی، تو کافی ٹائم میرا 12 سال بہت ٹائم ہوتا ہے۔ طائف میں نے کافی ماشاءاللہ وہاں تاریخی جگہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر گزر جو ہے نا وہ طائف کی اس سڑک پہ ہوتا تھا۔ ایک چھوٹی سی مسجد بھی وہاں تعمیر کرائی تھی، جو اکثر میں دیکھنے مجھے محبت تھی، وہاں میں جاتا تھا۔ تو اس کے بعد اور بھی تاریخی جگہ ہیں، پردیس تو پردیس ہی ہوتا ہے، لیکن مجھے وہاں کوئی ایسی نہیں محسوس ہوئی۔ دوست احباب اچھے تھے، یہ بھائی تھا، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، خوش رکھے، انہوں نے بھی کافی محبت کی۔ اس کے بعد پھر طائف کی جو بہت اہم اور تاریخی جگہ ہیں وہاں سے بھی محبت تھی۔ پھر عمرے کیے، حج کیے الحمدللہ، اور سب سے بڑی بات راجد صاحب جو میرے دل کو ابھی بھی بات کرتے ہوئے سکون ملتا ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں جتنے سال وہاں رہا ہوں، ہر سال میں چھوٹی عید پہ، بڑی عید پہ مدینہ پاک 10 دن گزارتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یعنی 12 سال میں 12 دفعہ مدینہ پاک جا کے نمازیں پڑھی ہیں، نوافل ادا کیے ہیں۔ سب سے زیادہ میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ کوئی بھی یہاں سے ابھی بھی جاتا ہے عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو میں کہتا ہوں میرے لیے وہاں ہی دعا کرنا۔ ابھی بھی میری خواہش ہوتی ہے کہ مدینے والا پھر مجھے بلا لے، تو وہاں کی یعنی الحمدللہ ایک نئی دنیا دیکھنی ہوتی ہے۔ تو اپنا وطن تو اپنا ہی ہوتا ہے، وہاں چلو کوئی مزدوری کے لیے جا رہا ہے، کوئی گھومنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی سیر کے لیے جا رہا ہے، تو میں ایز اے مزدوری سمجھ لیں یا اپنا روزگار کے سلسلے میں گیا تھا، اور ساتھ ہی 2 حج کر لیے، بے شمار عمرے کیے۔ میں یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سعودی عربیہ کے علاوہ کسی اور ملک بھی گئے ہیں، پاکستان اور سعودی عربیہ کے علاوہ؟ سر سعودی عربیہ اور میرا ایک ٹور تھا مصر کا۔ مصر میں گیا ہوں، وہاں وہ 15 دن کا ٹور تھا جی۔ بس یہ دونوں ممالک دیکھے ہیں۔ تو سر آپ کو پاکستان اور سعودیہ اور مصر اور یہ کیسا لگا کہ یہاں کا کلچر وہاں کا، سعودی عربیہ کا پھر مصر کا، تو کیا کمپیریزن کرتے ہیں؟ جی جناب۔ سر وہ اپنا وطن تو اپنا ہوتا ہے نا، ہم تو اسی کے گیت گائیں گے۔ ویسے وہاں ہوتا ہے کہ چلو ایک نئی دنیا ہے، ایک تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے جی۔ تو سعودیہ ماشاءاللہ ہمارا عقیدہ، ہمارا سارا نظام ہی وہاں ہی ہے، خانہ کعبہ ہے، حضور پاک کا روضہ مبارک ہے، سب سے بڑی جو چیز ہے مقدس جگہ وہ جو ہے نا وہ وہاں ہی سعودی عرب میں ہے۔ تو مصر میں بھی کچھ تاریخی چیزیں ہیں جو دیکھنے میں ملی۔ چرنن صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی شادی، جو آپ کی شادی ہوئی ہے، یہ کیا لو میرج تھی یا آپ کی ارینج میرج تھی؟ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ ڈسکس کیجیے گا۔ جی جناب۔ سر جو ہمارے خاندان کی روایت ہے یا میری سوچ تھی، الحمدللہ باعزت گھرانے سے ارینج میرج ہی تھی، یعنی جس طرح ہماری روایت ہے جی، یعنی دوسرے کاموں میں ہم نہیں پڑتے جی، تو بہت اچھا گھرانہ تھا، ملک فیملی ہے اور بہت عزت دار، اور ہمارے سسر صاحب ملک غلام نبی صاحب ماشاءاللہ بہت پرہیزگار اور 5 وقت کے نمازی تھے جی، تو تہجد گزار تھے، تو بہت اچھی فیملی ہے وہ۔ چلو صاحب آخر میں ایک سوال کروں گا آپ سے کہ نئی جنریشن کو آپ کیا پیغام دیں گے، کیونکہ ابھی ٹائم بڑا فاسٹ اینڈ فیوریس ہے، وقت بدل چکا ہے، آپ پرانے دور کے لوگ ہیں، 19ویں صدی بھی آپ نے دیکھی، اب 20ویں صدی میں ہم ہیں، تو یہ ادوار کا ڈیفرنس اور اب نئی جو خلقت مخلوق ہے، نئی جنریشن، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے اور کیا ایڈوائز کریں گے؟ جی جناب۔ جی راج صاحب، میں تو ایز اے جو پرانا وقت گزرا ہے، کہتے تھے نا کہ بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو کہ کچھ حاصل ہوگا، میں اس نئے آنے والے دور میں جو ہمارے بچے ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ بیٹا پرانے دور سے عکس لے کے
पुराने दौर की जिंदगी तो आप नहीं अपना सकते, लेकिन वो माहौल और उन लोगों की रस्म रवाज और ये मोबाइलों से हटकर, मोबाइल ठीक है ये हमें अच्छी चीज मिली है, लेकिन इसके दो मकसद होते हैं राय साहब, इससे निकल कर जो खास तरीके से इस्तेमाल होते हैं उसके लिए किया करें, रफ यूज ना किया करें और आबा व अजदाद की पुरानी रवायत के मुताबिक आप चलें ताकि आप कामयाब जिंदगी गुजार सकें। जो साहब आप हमें बताइए कि माशाल्लाह से आप क्योंकि चौधरी हैं और बहुत बड़े ख़ानदान के चश्म चराग हैं, तकरीबन तमाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और आपकी आप बहुत बड़े ज़मींदार हैं, यहाँ घोड़े पालने का शौक़ है, आपको भैंस पालने का है, बहुत सारी चीज़ें आपने शुरू ही से अपने अबाव से ली हैं। तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर बताइए कि एग्रीकल्चर में आप क्या क्या काश्त करते हैं और कौन से जानवर आप करीब रखना पसंद करते हैं। जी जनाब। बस राइट साहब, ये आपको पता है कि हमारे बरानी इलाके हैं, जमींदार तो आप नहीं कह सकते, काश्तकार लोग हैं हम, लेकिन उसके बावजूद जो शौक का आपने सवाल किया है जी जी, तो वो मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले कॉलेज दौर का आपको जिक्र कर चुका हूँ जी। उस दौर से मैं भैंसे तकरीबन मुझे शौक था, घोड़ा सवारी का शौक था जी, तो साथ साथ ट्रैक्टर रखा हुआ था, जिम्मेदारी भी करता था, पढ़ता भी था। तो एग्रीकल्चर के हिसाब से ये काश्तकार लोग, हम गंदम ही यहाँ होती है, मूंगफली मौसमी तब्दीलियों की वजह से वो हमारे इलाके में निज़ाम खत्म हो गया है जी। ज्यादा बस यही है, गंदम की बिजाई करते हैं, ज्वार बाजरा ये तो हमारा चलो वो मौसमी तरीकाकार होता है जहाँ, ये हमारा इधर का है। और चलो साहब, ढोर डंगर के हवाले से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप गाय का दूध पसंद करते हैं या भैंस का दूध पसंद करते हैं। जी जनाब। राइट साहब, असल में ना बचपन से जो मेरी परवरिश थी, कबड्डी वही लोग खेलते हैं जो मसलन पंजाबी कहते हैं ना कि जेड़ा दूध के खाना वही कबड्डी खेलता है। तो उस हवाले से राय साहब भैंसों का शौक भी था और दूध भी घर का होता था। जी जी। अब तो पता नहीं क्या सिस्टम हो गए हैं, लेकिन फिर भी चलो दूध घर का होता था तो भैंस की दूध पसंद करते हैं शुरू से, अभी भी जो मिल जाए तो दूध की। अभी तो हमारे पास भैंस नहीं है, लेकिन कुछ अर्सा पहले थी। जी जी। अच्छा साहब, आपने गांव की इतनी खूबसूरत जिंदगी और यहाँ का कल्चर, लेकिन अब आप शिफ्ट हो गए हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो ये कैसे चेंज आया और क्यों आया। जी जनाब। राय साहब, गाँव तो गाँव होता है, आबाई इलाका तो बंदा नहीं छोड़ सकता। बच्चे माशाल्लाह उस वक्त स्टूडेंट थे, वहाँ पढ़ाइयाँ थी, सर्विस का मसला था, तो कोशिश ये की कि अच्छे माहौल में इनको शिफ्ट किया जाए, तो इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं। मैं इधर अपने मामलात आता, वहाँ भी जाता हूँ, इधर भी मामलात जारी रखता हूँ। हाँ जी। अच्छा साहब, आपको कुछ शौक है मौसीकी का, तो हमें बताइए कि आपके बेस्ट जो गुलकार हैं, आपके पसंदीदा सेलिब्रिटी वो कौन है और पसंदीदा गाना कौन सा। जी जनाब। राय साहब, बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने। ये पुराना एक मुझे टाइम याद आ गया कि सऊदीया में मैं गया था, ताइफ सऊदीया में, मैंने वहाँ काफ़ी टाइम गुजारा है, 10-12 साल गुजारे हैं। तो वहाँ जब मैं गया तो मैं अजीब परेशान हुआ। तो मेरा दोस्त था, तो उनके वालिद को अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, हाजी सुल्तान साहब को, तो मैंने उन्हें कहा अंकल जी अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे एक कैसेट ला दें, टेप मेरे पास है। अच्छा। वो उन्होंने कहा कौन सी कैसेट, मैंने कहा मेहदी हसन की गजलों की। उसमें एक गाना था कि मुरझाए हुए फूलों की कसम इस देश में फिर ना होऊंगा। तो वो मुस्कुराने लगे कि तारक तंग पड़ गए, इसलिए मैंने कहा नहीं, वैसे मुझे अंकल पसंद है। तो वो मुस्कुराते रहे, यानी दिलचस्प हुआ, फिर मेरा दिल उधर लग गया। तो काफी माशाल्लाह अच्छा टाइम गुजरा वहाँ, और मौसीकी के लिहाज से मेहदी हसन की गजल। अच्छा, आप कोई अपना पसंदीदा मोस्ट फेवरेट कोई सॉन्ग थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं हमारे नाज़रीन के लिए। जी जनाब। वही मैं कह रहा हूँ कि सॉन्ग तो बहुत सारे हैं जी, जो खैर मैं फनकार नहीं हूँ, चलो टोटका के लिहाज से मैं आपको कुछ कर देता हूँ। जी जी। तो वही सॉन्ग में मुझे अच्छा लगता है कि उधर गए ना, मुरझाए हुए फूलों की कसम इस देश में फिर ना आऊंगा, यानी वो मुझे ना काफी ना पसंद आया। यानी एक उसकी अदा, आवाज और उसका सारा सिस्टम मुझे ना बहुत ज्यादा पसंद है।
राइट सर. अच्छा, तो आप सिर्फ पढ़ के सुनाएंगे, मतलब गुनगुनाएंगे नहीं? क्या गुनगुना सकते हैं? मैंने ये पूछा है कि कोई सॉन्ग आप थोड़ा सा गुनगुना दे. जी जनाब. मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर न आऊंगा, फिर न आऊंगा. मालिक ने अगर भेजा भी मुझे, मैं राहों में खो जाऊंगा, इस देश में फिर न आऊंगा, फिर न आऊंगा. भाई साहब मुझे आता तो नहीं था, लेकिन आपकी मोहब्बत है हमारी आवाम के लिए. आप हमें देख रहे हैं, चौधरी साहब की मोहब्बत है और उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में गुनगुनाया. अच्छा चौधरी साहब, आप शायरी में इंटरेस्टेड हैं, अदब में, और आपके पसंदीदा पोएट कौन से हैं, और अपना पसंदीदा कोई शेर आज हमें जरा अनायत फरमाए जनाब. जी सर, शायरी तो मुख्तसारी एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. जी जी. हमदम की कसम हमदम न मिला, वाह. मरहम भी गए मरहम न मिला. वाह, जबरदस्त. ठीक है. नाज़रीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और प्रोग्राम का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है. चौधरी साहब, आपके हम बहुत ज़्यादा मशकूर व शुक्रगुजार हैं कि आपने एक दिन चकवाल प्लस पर हमारे नाम किया, इस प्रोग्राम के नाम किया. आपके तावन का, आपके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया. और नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपकी मोहब्बत में, चौधरी साहब स्पेशल हमारे साथ मौजूद थे और आपकी मोहब्बत में वो गुनगुनाए भी, उन्होंने पोइट्री भी पढ़ी, उन्होंने अपने हाल अहवाल वो सारा बताया. और चौधरी साहब माशाल्लाह हाजी परहेजगार बंदे हैं, इन्होंने हज भी किया हुआ है, तो बेहतरीन सियासी व समाजी शख्सियत है. और तो नाज़रीन, आपका होस्ट राजा इब्रार अहमद आपसे इजाज़त चाहेगा. अल्लाह हाफ़िज़.